मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को मांग का जो हमारा लेसन है, थर्ड लेसन है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूँ जो मोस्टली एग्जाम में आता है। इसमें है हमारे मांग के निर्धारक तत्व और मांग फलन। सबसे पहले आप मांग के निर्धारक तत्व समझो। जब निर्धारक तत्व समझ आ जाएंगे तो आपको मांग फलन लिखने में बहुत ईजी हो जाएगी। मांग फलन बहुत बार पेपर में आता है, निर्धारक तत्व भी बहुत बार पेपर में आता है। अब निर्धारित तत्व का मतलब क्या है? इसमें दो फेस में ये कई बार पेपर में आता है कि मांग के निर्धारक तत्व बताओ। कई बार ऐसे भी लिख देते हैं कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व बताओ। प्रभावित करने का मतलब है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी मांग का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले होगी कीमत। अगर वस्तु की कीमत अधिक है तो मांग कम होगी, अगर वस्तु की कीमत कम है तो मांग अधिक होगी। तो मांग पर प्रभाव पड़ा कीमत का। नंबर 2, उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता की आय अधिक है, उसके पास बहुत पैसे हैं, तो वस्तु की मांग अधिक होगी। अगर उपभोक्ता की आय कम है तो वस्तु की मांग कम होगी। अब तीसरा है हमारा रुचि। रुचि का मतलब इंटरेस्ट। जिस वस्तु के प्रति हमारी रुचि अधिक है, जो वस्तु हमें अधिक अच्छी लगती है, उसकी मांग अधिक होगी। और जिस वस्तु के हमारी रुचि कम है, हमारा इंटरेस्ट जिस वस्तु को खरीदने में कम है, हमें वो अच्छी नहीं लगती, तो उसकी मांग होगी कम। अब है हमारी संभावनाएं। संभावनाओं का मतलब है अगर भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है, हमें पता चल जाए कि कल यह वस्तु इतनी महंगी हो जाएगी, तो आज के दिन हम उसको अधिक खरीदेंगे। अगर वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है तो हम उसकी मांग अधिक करेंगे। अगर वस्तु की कीमत कम होने की संभावना है तो हम वस्तु की मांग कम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2-3 दिन के बाद इस वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, हम फिर उसको खरीदेंगे। आज उसकी मांग हम कम कर देंगे। एक हमारा इसमें पॉइंट बचता है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि संबंधित वस्तुएं कौन सी होती है। संबंधित वस्तुओं का मतलब होता है जैसे स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। अब आप लोग ये दोनों वर्ड समझो कि स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं और पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं। अगली कोई भी और वीडियो जो मैं आप लोगों को दूंगी उसमें मैं पूरी इनकी परिभाषा तुम्हें लिखवाऊंगी। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती हैं, पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं, आवश्यक वस्तुएं कौन सी होती हैं, घटिया वस्तुएं कौन सी होती हैं, इन सारी वस्तुओं की मैं आपको, सामान्य वस्तुएं कौन सी होती हैं, सबकी मैं आपको परिभाषाएं लिखवाऊंगी और सबकी आपको बताऊंगी। क्योंकि ये भी बहुत बार पेपर में आते हैं कि पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं कैसे किसे कहते हैं। किसी भी दो वस्तुओं का नाम लिख देते हैं और पूछा जाता है कि बताओ ये वस्तुएं कौन सी वस्तुएं हैं, तो हमें पता होना चाहिए ये स्थानापन्न है या पूरक है या सामान्य है या आवश्यक वस्तु है, कौन सी वस्तु है। तो पहले हम इनकी परिभाषाएं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम जो अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के लिए जितनी आवश्यकता हो वो मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ कि संबंधित वस्तुओं की कीमतों का मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। संबंधित वस्तुएं पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी मांग एक साथ की जाती है, जैसे कार और पेट्रोल, पेन और स्याही, जूते और जुराब, जिनकी मांग एक साथ की जाती है। अगर हम अकेले जुराब लेंगे, जूते नहीं होंगे, तो फिर हम उनको पहनेंगे नहीं। अगर हमारे पास पेन है लेकिन स्याही नहीं है, उसका सिक्का नहीं है, तो पेन कोई काम नहीं आएगा। अगर हमारे पास कार है और पेट्रोल नहीं है तो वो कार चलेगी नहीं। अगर हमारे पास पेट्रोल है और कार नहीं है तो पेट्रोल हमारे लिए किस काम का। तो जिन दो वस्तुओं की मांग एक साथ की जाती है तो वे हमारी पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। ऐसे ही स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसको हम पूर्ण रूप से एक की जगह दूसरे को स्थानापन्न कर सके। जैसे अगर हम चाय की जगह हम कॉफ़ी पी लें तो चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की स्थानापन्न वस्तुएं हैं। तो स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों का प्रभाव भी मांग पर पड़ता है। अगर हमारी चाय की कीमत बढ़ जाए तो हम कॉफ़ी की मांग को बढ़ा देंगे, क्योंकि चाय बहुत महंगी होगी तो लोग क्या करेंगे, चाय को खरीदना छोड़ देंगे और वो कॉफ़ी खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे ही जो पूरक वस्तुएं हैं, अगर कार बहुत महंगी हो जाए तो लोग कार खरीदना छोड़ देंगे, तो क्या होगा, जो पेट्रोल है उसकी मांग कम हो जाएगी। तो ये
स्थानापन्न वस्तुओं का भी कीमतों हमारी मांग पर प्रभाव पड़ता है। तो ये जो मैंने आप लोगों को मांग के निर्धारक तत्व बताए हैं, ये व्यक्तिगत मांग के निर्धारक तत्व हैं। अभी दोबारा फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। निर्धारक तत्व या प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? जैसे व्यक्तिगत मांग के प्रभावित करने वाले तत्व या निर्धारित तत्व कौन से हुए? वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, जिस चीज के प्रति उसकी रुचि अधिक है वह उसको अधिक खरीदेगा, और संभावनाएं कि भविष्य में वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने की जो संभावना होगी उसके आधार पर भी हमारी मांग बढ़ या घट जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ मांग फलन। यहाँ मैंने मांग फलन लिखा है। मांग फलन किसे कहते हैं? ये बहुत इजी है, लेकिन बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर में आ गया मांग फलन, वे सोचते हैं क्या करें, कैसे लिखें। मांग के निर्धारित तत्व को जब हम एक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो वह मांग फलन कहलाता है। मांग फलन भी ऐसे ही दो प्रकार का होगा, एक व्यक्तिगत मांग फलन और एक हमारा बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन में देखो मैंने लिखा है व्यक्तिगत मांग फलन किसे कहते हैं। इसको आप किसी प्रकार भी लिख सकते हो, जैसे डी एक्स, एक्स वस्तु की मांग, इसका क्या संबंध है, किससे संबंध है? वस्तु की कीमत से, संबंधित वस्तु की कीमत से, हमारी उपभोक्ता की आय से, हमारी रुचि से और संभावनाओं से। ये जो मैंने लिखे हैं ये छोटे अक्षरों में इस तरीके से लिख दिया, जैसे टी का मतलब टेस्ट, वाई का मतलब आय, ऐसे मैंने इसको लिखा है। फिर आपको ये अलग अलग से लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पर हम इनको लिखेंगे पी एक्स का मतलब एक्स वस्तु की कीमत, पी आर का मतलब है संबंधित वस्तु की कीमत, वाई का मतलब क्या लिखेंगे हम? उपभोक्ता की आय, टी का मतलब हम क्या लिखेंगे? उपभोक्ता की रुचि, ई का मतलब हम क्या लिखेंगे? संभावनाएं। तो अगर आप ये ना लिखो, मान लो आप सोचो कि भाई ये कैसे लिखें, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी, इसको तो हमें याद नहीं होगा और हम इसको कैसे लिखें। तो इसके लिए एक बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? इसके लिए व्यक्तिगत मांग फलन में जब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे मांग के निर्धारित करने वाले तत्वों को जब हम एक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो वह व्यक्तिगत मांग फलन कहलाता है। तो व्यक्तिगत मांग फलन बराबर है, कैसे लिखोगे? इसमें ये सारी चीजें लिख दो, ऐसे लिख दो इसको, वस्तु की कीमत, फिर डैश लगा के लिख दो उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमत, संभावनाएं, उपभोक्ता की रुचि। ये वाली चीजें ऐसे यहाँ इस प्रकार से आप इसको लिख के और इसमें ये ब्रैकेट लगा दो तो ये हमारा व्यक्तिगत मांग फलन लिखा जाएगा। तो आप इसको किसी भी रूप में लिख सकते हो। छोटे रूप में लिखो तो पी एक्स, पी आर, टी, वाई, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, लेकिन फिर उसको आपने नीचे खोल के भी लिखना पड़ेगा कि वाई बराबर है उपभोक्ता की आय, ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको सीधा ही ऐसा लिखोगे कि वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, ये जो हमारे मांग के निर्धारित तत्व हैं वे इनको यहाँ ब्रैकेट के रूप में लिख दोगे तो वो बन जाएगा हमारा मांग फलन। परिभाषा में भी हम यही लिखेंगे कि जब हम व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को एक समीकरण के रूप में लिखते हैं तो वो हमारा मांग फलन व्यक्तिगत मांग फलन कहलाता है। अब देखो ये वाली चीजें मैंने आप लोगों को बताई है सिर्फ व्यक्तिगत मांग की। अब हम आगे बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, ये भी दो रूप में आते हैं। व्यक्तिगत मांग को निर्धारित करने वाले तत्व आएंगे तो आपको ये लिखने हैं, और बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व अगर पेपर में आया है तो फिर आपको ये बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व ये लिखने पड़ेंगे। जैसे नंबर 1 जनसंख्या। जनसंख्या, अगर किसी देश में बहुत अधिक जनसंख्या है तो वहाँ वस्तुओं की मांग अधिक होगी, अगर जनसंख्या कम है तो वहाँ वस्तुओं की मांग कम होगी। दूसरा है सरकार की नीति। अगर सरकार किसी वस्तु पर टैक्स अधिक लगा देती है तो उस वस्तु की मांग कम होगी। अगर सरकार लोगों को सहायता देती है या सब्सिडी देती है तो उस वस्तु की मांग अधिक होगी। अब है मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु के आधार पर भी मांग का प्रभाव पड़ता है। मौसम और जलवायु का, जैसे सर्दियों के मौसम में ऊनी कपड़ों की मांग अधिक होती है और गर्मियों के मौसम में
कॉटन के या सूती कपड़ों की मांग अधिक होती है। ऐसे ही आय का वितरण, अगर देश में आय का वितरण समान है तो वस्तु की मांग अधिक होगी, और आय का वितरण असमान है तो वस्तु की मांग कम होगी। अब आप लोगों को आय के वितरण के बारे में भी पता होना चाहिए कि समान असमान कैसा होता है। समान का मतलब होता है, अगर देश में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है और सारा पैसा 5% आदमियों के पास है, तो उसे हम कहेंगे कि आय का असमान वितरण है, कि थोड़े से आदमी अमीर हैं, बाकी सब गरीब हैं। तो असमान वितरण में मांग कम होगी, और समान वितरण, सबके पास बहुत पैसा है तो समान वितरण है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर वस्तुओं की मांग अधिक होगी। तो ये हमारी बाजार मांग को प्रभावित करने वाले हमारे तत्व हैं। अब आप इन तत्वों को भी जब समीकरण के रूप में लिखोगे तो वह बाजार मांग फलन कहलाएगा। मतलब बाजार मांग फलन किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे बाजार मांग फलन वह है जब हम बाजार मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को एक समीकरण के रूप में लिखते हैं, मैथमेटिक्स रूप में लिखते हैं या गणितीय रूप में लिखते हैं, तो वह बाजार मांग फलन कहलाता है। इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे बाजार मांग फलन बराबर है, ये ऐसे लिखो फंक्शन ऑफ फलन, जनसंख्या लिखो, यहाँ पे सरकार की नीति, मौसम और आय का वितरण लिखो और फिर सबको ब्रैकेट में लगा दो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मांग का नियम और मांग में वृद्धि और कमी, मांग का विस्तार और संकुचन, अभी हमारा ये लेसन काफ़ी बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, और मांग का नियम जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मांग के नियम के चित्र और सारिणी द्वारा व्याख्या करो, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।